तुम दिल पर रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रख कर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। Hello and Namaste. Welcome to this IPC Healthcare Show. दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जाने वाले हैं और वो है आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी। सोच के ताज्जुब हुआ रहेगा कि व्हाट इज दिस क्लियरेंस थेरेपी। आजकल हम लोग हर एक जगह पे पाइप्स क्लीन करो, ये करो, ड्रेनेक्स, सब क्लीन 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 क्लीन, लेकिन एक्सटर्नल साफ सफाई के साथ साथ इंटरनल साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। तो आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी क्या है, किससे रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि अपने कंट्री में, इंडिया में, इससे जो हार्ट की जो बीमारी है उसका प्रमाण कितना है। जैसे सभी को पता है कि WHO ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ है कि बाय 2010 मैक्सिमम हार्ट केसेस विल बी इन इंडिया एंड ऑलमोस्ट बाय 2015 60% जो वर्ल्ड में डेथ्स होगी हार्ट रिलेटेड, इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी 4th इंडियन विल बी अ हार्ट पेशेंट। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपको हार्ट पेशेंट बनने तक रुकना है? जी नहीं। तो आज का ये पूरा जो एपिसोड है आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी, उस पे ही डेडिकेटेड है कि ये ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं और कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना क्रिकेट में, धो डाला। आईपीसी का जो मेन मिशन है, मकसद है, वो है हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना, हार्ट डिजीज को रिवर्स करना। यानी कि अगर गंभीर समस्या है, ब्लॉकेजेस है 80% 90%, तो ये सब ब्लॉकेजेस को रिवर्स करना, उसे जल्दी डिटेक्ट करना, दैट इज अर्ली डिटेक्शन एंड नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिसेंट 2005 के स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 30 to 59 ईयर्स के एज ग्रुप जो है, उनमें ऑलमोस्ट 25% जो कॉज ऑफ डेथ है इट इज ड्यू टू हार्ट। तो ये बहुत चौंकने वाली बात है ना। आजकल सडन कार्डियक डेथ्स, सडन हार्ट अटैक्स बहुत ही कॉमन हो गया है और इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, अपने सिस्टम को पहचानो। हार्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ पंप, जैसे आप देख रहे, और हार्ट का काम है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना। और आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी जो आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं, वो आपके हार्ट की ही आर्टरीज नहीं, लेकिन अपने पूरे शरीर की आर्टरीज को क्लीन करने की सिस्टम है। अभी आप सोचेंगे कि हमारे शरीर में कितनी माइल्स ऑफ आर्टरीज होगी। इट इज ऑलमोस्ट 40,000 माइल्स। इट इज लाइक गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट 8 times. Isn't it amazing? Our small body has got such a big network.
अभी आप फर्दर अगर देखेंगे हार्ट की जो चेम्बर्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये जो 4 चेम्बर्स है उसके बीच में वाल्व्स है और बाहर की तरफ कोरोनरी आर्टरीज होती है। कोरोनरी आर्टरीज में एजिंग प्रोसेस की वजह से ब्लॉकेजेस डिपॉजिट होते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कशन काफी एपिसोड्स में किया हुआ है कि मेनली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल उसकी मात्रा कम होना और जेनेटिक फैक्टर्स भी उसको प्रीडिस्पोज करते हैं। ये ब्लॉकेजेस जब भी 70% से ज्यादा होते हैं तभी ये चेस्ट पेन होने की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी जैसे आप देखेंगे कि ऐसे इंटरनली डैमेज हो जाता है और एक ब्लड क्लॉट हो जाता है, तभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी का जो मेन मकसद है, अगर वो नॉर्मल लोग लेते हैं तो ब्लॉकेजेस होने की क्रिया को रोक सकते हैं, और अगर हार्ट पेशेंट्स उसे लेते हैं तो ये ब्लॉकेजेस जो है उसे रिवर्स करने में मदद करती है। तो चलो इसे और डिटेल्स में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस है, जैसे आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक में ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो जाते हैं और उसका एंजियोग्राफी से डायग्नोसिस किया जाता है। आजकल नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफीज यानी कि सीटी स्कैन्स भी अवेलेबल है। उसके बाद पेशेंट्स के बाद अक्सर जैसे हमारे पास आते हैं उनके ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं, सर्जरीज बताई जाती है। सो वी सिलेक्ट पेशेंट्स एंड वी गिव ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन। सिर्फ 5 to 10% लोगों में ही इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी या बाईपास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनरली जैसे आप देख रहे हैं यहाँ के एंजियोप्लास्टी में भी बलून से ब्लॉकेज को कंप्रेस किया जाता है, फिर स्टेंट बिठाया जाता है। इमीडिएटली फ्लो इंप्रूव होता है, लेकिन आगे जाके वापस उसमें ब्लॉकेजेस होने की या नए ब्लॉकेजेस होने की क्रिया जारी रहती है। वैसे ही सर्जरीज में भी ब्लॉकेजेस को सर्कमवेंट करके दूसरा ग्राफ्ट बिठाया जाता है, उसमें भी वैसे ही दोबारा ब्लॉकेजेस होने की या तो अदर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। अभी मेन पर्पस ऑफ सर्जरीज है टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। जनरली जब भी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं तो पेशेंट्स को अंजाइना के सिम्टम्स होते हैं, चलने में तकलीफ होती है या सांस फूलती है या फटीग होता है। तो ये सब सिम्टम्स की वजह से ज्यादातर वो जाके स्ट्रेस टेस्ट करते हैं या 2D एको या एंजियोग्राफी, ये सब टेस्ट करके उनका डायग्नोसिस होता है। एक्चुअली देयर हैव बीन लॉट ऑफ आर्टिकल्स आल्सो कमिंग अप नाउअडेज दैट कई बार एंजियोप्लास्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिसेंटली करेज ट्रायल करके भी जो इंटरनेशनल स्टडी है उसमें भी कहा गया है कि अगर पेशेंट्स प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ दवाइयों का प्रयोग करें तो कई बार उन्हें एंजियोप्लास्टी न किए बिना अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे कई आर्टिकल्स इवन बाईपास सर्जरीज पे भी इंटरनेशनल मैगजीन्स और इसमें लिखे गए हैं कि आजकल बहुत सारी सर्जरीज की जा रही है एंड काफी बार उसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो आईपीसी का जो मेन एम है कि लोगों को हार्ट की डिजीजेस के बारे में जागरूक करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। जब भी सर्जरी की आवश्यकता है हम जरूर कह देते हैं कि जैसे, लेकिन मैंने बताया कि 90% लोगों को बचाया जा सकता है। हम कैसे बचाते हैं वो बहुत ही नेचुरल तरीका है। जैसे आप देखेंगे काफी रिसर्च इस पे भी हुई है। एक थी DRDO स्टडी विच वॉज कमीशन्ड बाय अवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम। मेरी भी उनके साथ एक बार मुलाकात हुई थी नेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अपने देश में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे नेशनल प्रोग्राम पूरे स्वरूप में मौजूद नहीं है। तो वैसे इंडिया में भी काफी अभी स्टडीज हुई है जिससे प्रमाणित किया गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी यानी कि चिलेशन को कपल किया जाए तो बहुत ही फायदा हो सकता है। आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी में हम जैसे आप देख रहे हैं कि सलाइन की बोतल में हम EDTA नाम का केमिकल यूज करते हैं जिससे आर्टरीज में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। बेसिकली ये थेरेपी से आर्टेरियल कंप्लायंस बढ़ जाते हैं यानी कि आर्टरीज की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। जनरली 20 to 30 सिटिंग्स का कोर्स होता है, हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं और उसका 90% से भी ज्यादा सक्सेस रेट है। इसकी ट्रेनिंग हमारी इंग्लैंड से हुई है और वी आर इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद आर्टेरियल डिजीज क्लिनिक इन लंदन एंड इस पे हमने किताब भी लिखी हुई है, दैट इज बाईपासिंग बाईपास सर्जरी। जैसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर क्रैंटन जो है ही इज एन एक्सपर्ट इन चिलेशन इन US।
उन्होंने हमें इस किताब के राइट्स दिए हुए हैं। उन्होंने पूरा स्टडी किया कि आईपीसी के जो 5000 केस स्टडीज है उसमें किस तरह से कामयाबी से हमने इस ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर किया है। ऑलमोस्ट हमारी जो वेबसाइट है www.ipc-india.com उस पे हमने केस स्टडीज और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी अपलोड किए हुए हैं ताकि कोई भी पेशेंट्स को ये शक न रहे कि ये सिर्फ बातें ही है या रियलिटी में भी कुछ होता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली जब ये दिल का मामला होता है तो प्रॉपर तहकीकात करना बहुत ही जरूरी है। अक्सर मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं और मुझे पूछते हैं कि बाईपास हम नहीं करवाएंगे तो कोई रिस्क तो नहीं है क्या, या ये दवा, ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी क्या साइड इफेक्ट्स है। मेरा लोगों से यही कहना है, जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं 2-3 लाख रुपया खर्चा करते हैं या उससे भी ज्यादा खुद के शरीर को कटवाने के लिए रेडी रहते हैं, तब जब ये सवाल करते हैं क्या कि हम बाईपास करने के बाद कितने हद तक ठीक होने वाले हैं या कितने टाइम तक ये चलने वाली है या उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है और क्या साइड इफेक्ट्स है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आधे से ज्यादा पेशेंट्स अभी हमारे पास बाईपास या एंजियोप्लास्टी के बाद आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर आपको जागरूक बनना है और एक जागरूक पेशेंट बनना है तो मेरे हिसाब से आपको हर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर सर्जरी भी करवानी है तो आप सर्जरी क्यों करवा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास, टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई जो बढ़ाने की जो टेस्ट है कि बड़ी है कि नहीं जानने की जो टेस्ट है वो है ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस इको, डोब्यूटामाइन स्ट्रेस इको या थैलियम स्कैन। तो कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर के पहले और आखिरी में ये टेस्ट का रिपीटेशन होना चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखती हूँ ऑपरेशंस होने के बाद जब तक दोबारा सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक कोई भी टेस्ट का रिपीटेशन किया नहीं जाता है। आइडियली आप देखेंगे तो सर्जरीज के बाद भी 3 से 6 महीने पे रिपीट टेस्ट होनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं पेशेंट्स देखती हूँ तो हार्डली 5 to 10% केसेस में की गई है। तो अगर आप हार्ट डिजीज को एनालाइज करेंगे तो प्रॉपरली साइंटिफिकली हर एक पेशेंट में उसकी टेस्ट होनी चाहिए। मैं बात कर रही थी आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी। बेसिकली ये डॉक्टर्स में इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है या उसे प्रमाणित करने में क्या क्या तकलीफें है। जैसे आप वेबसाइट पे भी देखेंगे, मैंने किताब में भी केस स्टडीज लिखी है कि हमने देखा कि पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट बहुत होता है और हमने कई पेशेंट्स की रिपीट एंजियोग्राफीज भी की। ब्लॉकेजेस में मे बी 90% से 70% ही कम होता है, लेकिन फायदा कहाँ होता है वो देखते हैं। मेनली आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी आपकी जो स्मॉल आर्टरीज कोलैटरल्स उस पे वर्क करती है एंड ये जो कोलैटरल सप्लाई है आपकी एंजियोग्राफी पे दिखती नहीं है। इसके लिए नतीजा ये होता है कि अगर आप ये थेरेपी करते हैं तो दोबारा जब भी सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी रिपीट करते हैं तो आपको विजिबली उतने चेंजेस नहीं दिखते हैं। एंड ये जो लिनस पॉलिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने भी एंडोर्स किया हुआ है that chelation, that is arterial clearance therapy, is very rational, economical, safe and it has got lot of clinical benefits and there is lot of research also. Actually इस पे जो भी रिसर्च के आर्टिकल्स है हमने किताब में लिखे हुए हैं, क्योंकि आईपीसी में हम जो भी करते हैं इट इज बेसिकली एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो किनको भी अगर रिसर्च स्टडीज में इंटरेस्ट है, ये जो भी सब रिसर्च आप देख रहे हैं, दिस ऑल कुड बी हैड इन द बुक एंड इट्स ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी के डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के में भी बहुत फायदे होते हैं और इसके सेपरेट एपिसोड्स है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के, जिसमें मैं और डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी के साथ अगर ईईसीपी कंबाइन करते हैं विच इज 35 सिटिंग्स 1 आवर डेली, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और रिजल्ट्स यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रिपीट एंजियोग्राफीज में 90 से 60% हो गया हुआ है ब्लॉक, 80% से 40% हो गया है। कई बार जैसे कि ब्लॉक 100% का 100% ही रहता है, 40% निकल जाता है, लेकिन कोलैटरल्स बढ़ जाते हैं। तो हम लोग ने अलग अलग केसेस देखे हुए हैं, मेंशन भी किया हुआ है। मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी कि जैसे उम्र बढ़ते जाने वाली है वैसे ब्लॉकेजेस होने ही वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जूना होगा तो पाइपलाइन में कुछ ना कुछ चोकअप होने ही वाला है।
हम जनरली क्या करते हैं, ड्रेनेक्स डाल देते हैं और कचरा नहीं डालना, वो वैसे सिस्टम को फॉलो करते हैं। कई प्रकार के प्लम्बर्स मिलेंगे, कोई बोलेंगे तार डालो, कोई बोलेंगे पाइपलाइन चेंज कर दो। तो वैसे ही कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। उम्र के वजह से या तो गलत लाइफस्टाइल के वजह से हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते रहते हैं। अभी दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ अ ड्रेनेक्स, कि जैसे कि हम आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी से ब्लॉक्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, थोड़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैं ये वादा नहीं करूंगी कि बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम कोलैटरल्स यानी कि स्मॉल आर्टरीज को डेवलप कर सकते हैं। मतलब क्या, कि जैसे कि रास्ते पे ट्रैफिक जैम है, हम ऑल्टरनेट लाइन से निकल गए, तो वैसे ही हम ईसीपी से ऑल्टरनेट पाथवेज क्रिएट करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पाथवेज पे ट्रैफिक जैम कम करो, मतलब ब्लॉकेजेस कम करो और नए ब्लॉकेजेस होने की क्रिया को रोको। तो ये सभी चीजें हम ये थेरेपीज के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन इसके बारे में काफी दे दिया। आई थिंक वी शुड टूर नाउ आईपीसी एंड सी दैट हाउ एग्जैक्टली दिस ट्रीटमेंट इज डन, what are the steps involved in this treatment and how patients respond to this treatment. आईपीसी में हमारी मुंबई में 4 शाखाएं हैं, लोअर परेल, थाना, अंधेरी और बोरीवली। हमारे पास ऑलमोस्ट 100 लोगों की टीम है और हर एक शाखा में टीम ऑफ डॉक्टर्स, डायटिशियंस, योगा टीचर्स, कार्डियक रिहैब फिजिशियंस कार्यरत होते हैं। जब भी पेशेंट को कंसल्ट करना होता है, हमारी ओपीडीज में हम कंसल्टेशन में पूरी केस हिस्ट्री डिटेल्स में लेते हैं। और सबसे पहले हम तय करते हैं कि उनको हमारी ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। एग्जामिनेशन करने के बाद हम पेशेंट और रिलेटिव्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि इन पर्टिकुलर केस व्हाट वुड बी द सक्सेस रेट। कभी भी पेशेंट्स जो है, कभी कोई माइल्ड कैटेगरी में, कोई मीडियम कैटेगरी में, कोई सीवियर कैटेगरी में होता है। वैसे ही जैसे कोई क्लास में जाता है तो टीचर एक इवैल्यूएशन करती है कि ये मेरिट लिस्ट में आएगा या फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है या पर्सन विल फेल एंड वी हैव टू वर्क हार्ड। तो वैसे ही हार्ट में भी हम कैटेगराइज करके अकॉर्डिंगली वी पुट इन अवर एफर्ट्स। आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी जब भी हम डिसाइड करते हैं तो उसकी पूर्व तैयारी लगती है। पूर्व तैयारी में हम एसीटी के इन्वेस्टिगेशंस देते हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि आप कभी भी कोई भी ऑपरेशन कराएं तो उसके पहले एनेस्थेसिया फिटनेस होती है, तो वैसे ही चिलेशन थेरेपी यानी कि एसीटी में अगर कोई भी पेशेंट्स को सूट नहीं होने वाला है तो हम पहले से ही जान सकते हैं। उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। सबसे पहले उसमें ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड शुगर्स, लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सबसे जरूरी है क्योंकि ये जो दवाइयां हम इंजेक्ट करने वाले हैं वो किडनी से बाहर आने वाली है। तो किडनी का फंक्शन अच्छा होगा तो ही हम ये थेरेपी कर पाएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम इन द ब्लड है। तो ये सब पैरामीटर्स हम बराबर से स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ चेस्ट का एक्सरे भी निकालते हैं कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन या फ्लूइड है कि नहीं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है सोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन एंड द किडनीज। कभी कभी लीवर एनलार्ज होना या स्पेशली हमें किडनीज को देखना होता है। हम देखते हैं कि किडनी छोटी है, कई लोगों में किडनी एब्सेंट भी होती है, कोई लोगों में किडनी पे छोटा सा सिस्ट होता है, किडनीज डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के वजह से मेडिकल रीनल डिजीज हो गई होती है। तो हम पहले स्क्रीन करके जांच लेते हैं कि पेशेंट की फिटनेस क्या है।
स्पेशली पुरुषों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो सकता है, यूरिन पास करने में उन्हें तकलीफ होती है। और औरतों में कभी हमने देखा है कि यूटेरस यानी कि गर्भाशय, उसमें कभी कभी गांठें भी होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में अगर कोई भी खामी या खराबी है तो हम ट्रीटमेंट से पहले ही पेशेंट को आगाह कर लेते हैं और उसकी नेसेसरी हम ट्रीटमेंट भी उन्हें सूचना करते हैं। अभी एसीटी के अगर इन्वेस्टिगेशन सभी सही है, हमारा एक चेकलिस्ट होता है, तो उसके बाद हमारे डॉक्टर्स पहले दिन पे पूरे पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं। जब भी वो फर्स्ट सिटिंग के लिए आते हैं तो हम उनका ईसीजी करके उनकी हार्ट रेट और रिदम स्टडी करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजनेशन कितना हो रहा है उसे स्टडी करते हैं। उसके बाद हम उन्हें रिलैक्स करवाते हैं, योगा का एक सेशन देते हैं, उनकी कंप्लीट केस हिस्ट्री भरते हैं एंड आफ्टर दे सी मी जनरली वी बिगिन द फर्स्ट ड्रिप। फर्स्ट ड्रिप जो हम देते हैं उसमें पेशेंट का काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारे यहाँ जो नर्सेज है वो बहुत ही प्यार से और सावधानी से पेशेंट्स को ड्रिप लगाती है। मुझे पता है काफी बार पेशेंट सुई से बहुत डरते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई दे आर स्केयर्ड ऑफ आईवी, और हम ये कैसे देखते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो। इनफैक्ट वी हैव नर्सेज रिपोर्ट एंड हम हर एक नर्सेज का ग्रेडिंग करते हैं और हमारी उन्हें इंस्ट्रक्शंस होती है कि एक पहली सुई में ही उनका आईवी जाना चाहिए। एंड वी हैव गॉट द बेस्ट ट्रेन्ड नर्सेज के ऑलमोस्ट इन फर्स्ट प्रिक ऑलमोस्ट 100% उनका सक्सेस रेट है। अभी फर्स्ट जो हम आईवी लगाते हैं तभी हम सभी दवाइयां एक साथ नहीं डालते, क्योंकि एलर्जी टेस्टिंग करना होता है, क्योंकि लोगों के मन में डर होता है कि कोई भी एलर्जी ना हो या मुझे सूट होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग धीरे धीरे एक एक मेडिसिन इंक्लूड करते हैं और फर्स्ट ड्रिप हम बहुत ही स्लोली देते हैं। जनरली तो एक ड्रिप सिर्फ 3 घंटा ही चलती है, लेकिन फर्स्ट दिन पे हम 5 या 6 घंटे तक भी ड्रिप को प्रोलॉन्ग करते हैं। स्पेशली हार्ट केसेस जिनका पंपिंग एफिशिएंसी कम हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी के जो इन्वेस्टिगेशंस के जो चेकलिस्ट है उसमें कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी पेशेंट के पास होते ही है, जैसे कि स्ट्रेस टेस्ट है या इको है। 2D एको पे उनका जो हार्ट का पंपिंग स्टडी किया जाता है। अगर पंपिंग कम है तो उनको अकॉर्डिंगली हम डोजेजेस और वॉल्यूम्स को एडजस्ट करते हैं। कई बार आपके मन में यह भी सवाल होगा कि कौन से ऐसे केसेस को हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, स्पेशली जिनके पैरों में बहुत सूजन है, हार्ट एकदम ही वीक है, या तो उनका किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं है, या तो उनको फेफड़ों में कोई बीमारी है जैसे कि ट्यूबरकुलोस का एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, या तो उनको मेडिकल रीनल डिजीज है। तो ऐसे कई केसेस को हम ये थेरेपी नहीं भी देते हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन पे हम चेकलिस्ट तैयार करते हैं। अभी कई केसेस ऐसे भी है कि जिनको हम विद कॉशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि जिसका भी किडनी फंक्शन अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन ज्यादा हो, जनरली बिटवीन 1.2 टू 1.5, तो ये थोड़ा बॉर्डर लाइन ज्यादा किडनी फंक्शन होता है। और अगर ये पेशेंट को हम पहली बार टेस्ट डोज दे और दूसरी बार जब ये रिपीट करते हैं और अगर फंक्शन बढ़ जाता है तो हम ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो दोस्तों अभी आपको तसल्ली हो गई रहेगी कि दिस इज विथ एब्सोल्युटली इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स एंड हम बहुत ही सावधानी से ये ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर एवरी ड्रिप में पेशेंट का प्रोग्रेस चेक करते हैं। इवन आप देखेंगे कि जैसे ये ड्रिप लग रही है, ड्यूरिंग द ड्रिप भी पेशेंट बहुत आराम से बैठे हुए हैं, वो खा पी सकते हैं।
वो बातें कर सकते हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ गप्पे मार सकते हैं, या तो टीवी देख सकते हैं, या हमारे यहाँ के साथ जो योगा या मेडिटेशन टीचर्स हैं उन्हें मेडिटेशन कराते हैं, योगा सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें करते हैं। कोई बिजी एग्जीक्यूटिव्स लैपटॉप भी यूज करते हैं। कोई हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, कोई वॉकमैन सुनता है, कोई स्टडी करता है, बिकॉज दे जस्ट वांट दैट दिस 2 to 3 आवर्स आर वेरी वेरी पीसफुल। जब भी हम ड्रिप देते हैं, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम बहुत ही तत्पर होते हैं, हम पेशेंट्स को सिम्टम्स को देखते हैं, डॉक्टर्स जांच करते हैं, बीच में ब्लड प्रेशर को भी देखते हैं। क्योंकि ड्रिप देने के दरमियान कई बार ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। इसके लिए पहले दिन जब भी ब्लड प्रेशर अगर लो है तो हम ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं करते। कई बार उनकी दवाइयों को एडजस्ट करके किया जाता है। दूसरा, ड्रिप देते देते कई बार जैसे लोग ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हैं तो उन्हें जब भी वो लिक्विड अंदर जाता है तो थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है और शरीर में गर्माहट भी होती है, लेकिन ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि जब भी दवाई अपने शरीर के अंदर जाती है तो वो आर्टरीज में सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसके लिए वो गर्म फील होता है। तो ये जो सब मामूली क्रिया अपने शरीर में होती है। पहले दिन जब ये ड्रिप दी जाती है तभी हमारे डॉक्टर्स और डायटिशियंस पूरी डाइट की भी उनको सूचना देते हैं। डॉक्टर्स भी उन्हें समझाते हैं कि उनकी मेडिकेशंस क्या लेनी है, और उनको जो ड्रिप के बाद कई लोगों को थोड़ी सी नींद आ जाती है या हल्का सा फीवरिश फील होता है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। सो वी गिव अवर नंबर्स सो दैट इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर और डिफिकल्टी इज देयर, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर डॉक्टर्स। पहली बार जब भी हम ड्रिप देते हैं तो पेशेंट्स को हम नंबर्स भी देते हैं ताकि कोई भी डिफिकल्टी है तो डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सके। तो जैसे आपने देखा कि हम ये जो ड्रिप्स देते हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली देते हैं, जिनका भी ये 20 सिटिंग्स का कोर्स होता है। तो जनरली एवरी 5 सिटिंग्स पे हम ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर किसी का बॉर्डरलाइन किडनी फंक्शन अगर एबनॉर्मल है तो एवरी ड्रिप या एवरी 2 ड्रिप्स हम लोग डिसाइड करते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि अलॉन्ग विथ इट हम मेडिकेशंस को भी मैनेज करते हैं। डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन है, बहुत सारे दूसरे भी एलिमेंट्स है जो इसके साथ हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो वैसे ही हंसते खेलते 20 सिटिंग्स निकल जाते हैं और पेशेंट्स बहुत ही फायदा महसूस करते हैं। ये ऑलरेडी हमारी जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है और बहुत सारे केस स्टडीज हैं। नमस्ते, मैं हूं रुजुता मेहता, आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की चीफ डायटिशियन। आज हम बात करेंगे आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी के बारे में। आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी माने ये थेरेपी जो आर्टरीज को क्लीन करती है और इसके साथ साथ ब्लड को भी। मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें डाइट में है जो आपके ब्लड को भी क्लीन करने में आपकी हेल्प करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमारा ब्लड भी टॉक्सिक हो जाता है, यानी हमारे खून में भी खराबी काफ़ी आ ही गई है। इन सब चीज़ों की वजह क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो इसकी वजह है हमारा डाइट, जो हम गलत खाते हैं, हमारे खाने की इरेगुलर टाइमिंग्स, पोल्यूशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, नींद ठीक से नहीं आना, स्लीपलेसनेस, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे खून में टॉक्सिसिटी दिन ब दिन बढ़ जाती है। टॉक्सिसिटी मतलब क्या कि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारा ब्लड थिक हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कचरे वाला पानी किस तरह से बहेगा और एक साफ पानी किस तरह से बहेगा। मैं आपको बताऊंगी कि डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खून को साफ कर सकती हैं। उसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खून को साफ
किस प्रकार से करती है वो मैं आपको बताती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज है जो हमारे ब्लड को ऑक्सीडाइज करने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको डीऑक्सीडाइज करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको सब प्रकार के फलों में मिलती है, स्पेशली पपाया, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, आंवला और जूसेस में भी मिलती है, जैसे नींबू शरबत है, अनार का शरबत है, गाजर बीटरूट का जूस है, ग्रीन टी। जो बाहर गवती चाय मिलती है उनको उबाल के उसका जो काढ़ा बनाया जाता है उसको हम ग्रीन टी कहते हैं। ब्लैक टी, आंवला जूस, कोकम शरबत, ये सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफी अच्छी तरह से पाई जाती है। रॉ फूड्स जैसे क्यूकम्बर, टमेटोज, अनियन, गार्लिक, जिंजर, इन सब चीजों में से भी हमारे ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी में हमें मदद मिलती है। आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी में हम ये भी देखते हैं कि ये जो सब दवाइयां हैं वो किडनी से बाहर निकलती है, तो किडनी पे ऑलरेडी एक प्रकार का प्रेशर होता है, इसलिए हम आईपीसी में उनको जरा सा लो प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि काफी जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें नॉनवेज और दाल की मात्रा अच्छी होने की वजह से थोड़ा सा किडनी पर स्ट्रेन होता ही है। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आप दाल या नॉनवेज या स्प्राउट्स ले रहे हो तो इनमें से कोई भी एक चीज लीजिए, ताकि इससे आपको गैसीनेस जरा भी नहीं हो। दाल्स में स्पेसिफिकली आप मूंग दाल का सेवन करिए, क्योंकि इससे एसिडिटी और गैस काफी कम से कम होता है। किडनी पर प्रेशर होने की वजह से हम ये देखते हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है तो आप दाल या नॉनवेज या स्प्राउट्स, ये तीनों में से किसी एक चीज का सेवन एक टाइम पर कीजिए। नॉनवेज और दाल और दूध, ये जो गुड प्रोटीन्स हैं, आप साथ में ना लें। दाल्स में स्पेसिफिकली आप मूंग दाल लें, क्योंकि इससे गैसीनेस और एसिडिटी कम से कम होती है। आप स्प्राउट्स जो लेते हैं, अगर आप कच्चा खा सकते हो तो आप ले लीजिए, लेकिन अदरवाइज अगर आप उसको कुक करके लेंगे तो उससे आपको ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी की जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें एक्सरसाइज भी थोड़ा सा कम किया जाता है, क्योंकि वो वॉक हार्डली कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, दाल्स, इन सब चीज़ों का सेवन अच्छी मात्रा में करें और ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट लें, ताकि इससे आपके पाचन शक्ति पर कोई भी दिक्कत ना हो। आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी में हमने ये भी देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स को वाटर रिटेंशन होती है, मतलब पाँव में सूजन होती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करते हैं और हम उनको काफ़ी ऐसे जूसेस भी देते हैं जिससे उनके शरीर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए, माने वाटर रिटेंशन कम हो। अब फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन निकालने के लिए हम उनको जूसी फ्रूट्स ज़्यादा खाने कहते हैं, जैसे मौसम्बी, संतरा, पपाया, वाटरमेलन, आंवला, इन सब फ्रूट्स में जूसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि अगर वो पेशेंट को वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो तो दूधी का जूस, गाजर बीटरूट का जूस, आंवले का जूस और नींबू पानी जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, वो चीज़ें ज़्यादा ले, ताकि एक्सेस वाटर जो होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी, इस थेरेपी में हमने काफ़ी पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और इसमें डाइट ने काफ़ी ही मेजर रोल प्ले किया है। और आईपीसी में हम यही देखते हैं कि जो पेशेंट आता है, हर पेशेंट एक इंडिविजुअल है, तो उसकी अपनी अलग मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से हम उसको उसका डाइट प्लान बनाकर देते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर तृप्ति जोशी, कार्डियक रिहैब फिजिशियन, आज के इस एसीटी के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एसीटी के बारे में मैडम ने डिटेल समझाया कि ये किस तरीके की ट्रीटमेंट है। जब हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो एक समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि जो पेशेंट्स हम इधर हैंडल करते हैं आईपीसी में, वो बहुत अलग हैं। मतलब यहाँ हार्ट पेशेंट्स को एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो इनका बेजल कंडीशन बहुत स्टेबल नहीं रहता हमेशा। ये जो एसीटी के ट्रीटमेंट है वो हम ग्रॉसली अगर डिवाइड करें तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं। इसमें से 75 to 80% टाइम ये ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है और लगभग 20% 15 to 20% टाइम ये प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। एक तो है बूस्टर्स डोसेजेस जो प्रिवेंशन में आएंगे,
दूसरे हैं कि हाइपरटेंशन रिवर्सल या डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम्स। ये थोड़े से स्टेबल पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें हम जरा ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज दे सकते हैं। और जो दूसरे 80% पेशेंट्स हैं, इन्हें कार्डियक ट्रबल है। इनकी बेसल एक्टिविटी काफी कम होती है। कुछ पेशेंट्स को तो 5 मिनट चलने पे भी तकलीफ होती है। कोई एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, मतलब बेदिंग में, खाना खाने के बाद, ऐसे भी उनको काफी तकलीफ होती है। तो ये पेशेंट्स को हम लोग डायरेक्टली कोई ट्रेडमिल पे नहीं ले सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। इनका एक्टिविटी प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ आईपीसी में जब कोई भी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो पेशेंट्स को रिस्क स्ट्रैटिफाई किया जाता है। मतलब ये समझा जाता है कि ये पेशेंट का अभी कैपेसिटी क्या है और वो कितना एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये जो कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, उनको जैसे मैंने कहा एक्टिविटी प्लानिंग करके दिया जाता है। इसमें से कोई पेशेंट्स है जिनका ईएफ बहुत लो है, जिनको एक्टिविटीज बहुत तकलीफ दे रही है। जो ये पेशेंट्स हैं उनके एक्टिविटीज के हिसाब से उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर मापा जाता है और उनको ग्रॉस गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनको एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं कि जिनको बेदिंग में तकलीफ है, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि वो खुद एक स्टूल पे बैठे, साथ में वो जो बकेट है पानी का वो भी एक स्टूल पे रखे, तो उनको बार बार झुकना ना पड़े उसके लिए, और जितना हो सके उतना कम समय में बाथ लेके बाहर आए। क्योंकि बंबई में इतने बड़े तो बाथरूम से टॉयलेट्स होते नहीं है, तो वेंटिलेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। साथ में जो पानी यूज करते हैं बेदिंग के लिए वो ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी हो जिससे स्किन टेम्परेचर बहुत वेरी हो सकता है और इसका आपके ब्लड वेसल्स पे और इन टर्न आपके हार्ट पे असर होता है। इस तरीके से काफी सजेशंस दिए जा सकते हैं उन्हें जहां जहां प्रॉब्लम है। और एक बात बताऊं, किनको फूड लेने के बाद तकलीफ है तो क्या डाइट लेना है ये तो एक बात हुई, लेकिन कितना फ्रिक्वेंटली लेना है, कितना अमाउंट लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है एसीटी में फ्लूइड दिया जाता है, वो भी उनके हार्ट के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और साथ साथ में उनको वाटर रेस्ट्रिक्शन भी होता है। ये सब चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जबकि हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और एसीटी के पेशेंट्स को ज्यादा करके एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ या तो वो ट्रेडमिल वॉक हो सकता है, कोई पेशेंट्स जो अच्छे हैं, जैसे मैंने दूसरी कैटेगरी कही कि डायबिटीज रिवर्सल है, हाइपरटेंशन रिवर्सल प्रोग्राम है या बूस्टर डोसेजेस है, ये पेशेंट्स को हम डेफिनेटली ट्रेडमिल पे ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी एसीटी के पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट्स ट्रेडमिल पे नहीं आ सकते। तो इस तरीके से उनको या तो एक्टिविटी प्लानिंग या तो फिर ट्रेडमिल ट्रेनिंग करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। जो एक्टिविटी प्लानिंग करते हैं उनको उसके बाद में लेवल वॉकिंग चालू करते हैं और जैसे जैसे उनकी कंडीशंस इंप्रूव होती हैं उनको भी ट्रेडमिल पे ट्रेन किया जाता है। तो एसीटी के पेशेंट्स को जो एक साइंटिफिक वे से और जो एक्सपर्टीज की जरूरत है एक्सरसाइज के लिए या फिर उनकी एक्टिविटी प्लानिंग के लिए, वो यहाँ आईपीसी में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। दर्शकों, आज आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन अ नाइस लैंग्वेज विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको जरूर मिली होगी। क्योंकि हमें काफी खत और ईमेल्स मिलते हैं, स्पेशली वो जब भी इंटरनेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि काफी फॉर और अगेंस्ट दोनों आर्टिकल्स मिलते हैं एंड दे ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि एक्चुअली थेरेपी क्या है। जैसे मैंने बताया कि देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड, तो वैसे ही आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी इज वेरी गुड प्रोवाइडेड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको पास अच्छी गाड़ी है लेकिन उसके लिए अच्छा ड्राइवर भी चाहिए, अगर मर्सिडीज गाड़ी है और ड्राइवर खराब है तो अच्छी खासी गाड़ी को भी ठोक सकता है। तो वैसे ही अगर जैसे कि चिलेशन थेरेपी है या आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी है, अगर हम नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स या जिसकी ट्रेनिंग बराबर से नहीं हुई हो या जिनको इसके बारे में ठीक से पता नहीं हो, अगर उन डॉक्टर्स से थेरेपी अगर लेंगे तो नतीजा वही होने वाला है कि उसकी रॉन्ग इफेक्ट्स। ये उतना ही सच है कि जैसे हम सर्जरीज में भी देखते हैं
कि अगर सीखने वाले डॉक्टर्स या इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स या जिसके सर्जिकल स्किल्स अच्छे नहीं हो, उनके हाथों अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस और फेलियर के केसेस ज्यादा होते हैं। तो आईपीसी में हम आपको ये विश्वास दिला सकते हैं that we are in technical collaboration with England. We follow the international standards, the guidelines, and the way we treat here patients. It is very, very safe and effective, and there are absolutely no side effects. जो भी गलत धारणाएं हैं या डर है वो मन में से निकाल दीजिए, and I'm sure that from now onwards you will trust arterial clearance therapy. Thank you. धन्यवाद. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म